नमस्कार। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ के पार्ट 2 में आपका पत्र है अनुवाद की प्रक्रिया और क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में 3 क्षेत्र आते हैं: प्रशासकीय अनुवाद, संसदीय अनुवाद और विधि अनुवाद। तो आज हम चर्चा विधि अनुवाद पर करेंगे। इससे पिछले व्याख्यान में हमने विधि का अर्थ, विधि के परिभाषा, उसके क्षेत्र और प्रकार की चर्चा की। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी चर्चा के मुख्य विचारणीय बिंदु रहेंगे सृजनात्मक साहित्य और विधि साहित्य की भाषा में अंतर, विधि साहित्य की भाषा योजना, विधि साहित्य की भाषा का वैशिष्ट्य। तो इनको केंद्र में रखते हुए आज की हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सृजनात्मक साहित्य और विधि साहित्य की भाषा में क्या अंतर है। सृजनात्मक साहित्य जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि की जो रचना है वे सृजनात्मक साहित्य कहलाता है। और इसी के समकक्ष है विधि साहित्य। तो दोनों की भाषा में क्या मूल अंतर रहता है? जो सृजनात्मक साहित्य है वहाँ भाषा के सौंदर्य पक्ष पर अधिक बल रहता है, उसमें काव्यात्मक सौंदर्य पर, अलंकारों पर बल अधिक रहता है। शब्द की 3 शक्तियाँ हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो सृजनात्मक साहित्य में अभिधा प्रधान होती है, परंतु लक्षणा और व्यंजना के ऊपर अधिक बल रहता है। जितना उसका लाक्षणिक और व्यंग्यात्मक व्यंजनापरक अर्थ निकलता है वे कविता उतनी ही अधिक सुंदर मानी जाती है, उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। और शैली के ऊपर विशेष ध्यान रचनाकार का रहता है। परंतु विधि साहित्य की जब रचना की जाती है तो वहाँ सौंदर्य पक्ष पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। वहाँ मूल ध्यान विषय, कथ्य पर रहता है। भाषा को निखारने का, संवारने का, उसको सजाने के ऊपर बल नहीं होता है। तो दोनों में मूल अंतर सौंदर्य पक्ष और शैली का अंतर है। भाषा की अनेक रूपता का अंतर है। सृजनात्मक साहित्य में अगर कोई कवि कविता कर रहा है तो वे हर बार नए शब्द को लेगा। जैसे कामदेव शब्द के लिए ही प्रयोग करना है तो कभी वो काम शब्द का लेगा, कभी मदन कह देगा, कभी मनोज कह देगा, कभी मनमत कह देगा। तो जितने भी पर्याय हैं उनका वो प्रयोग करता चला जाएगा। परंतु विधि साहित्य में जिस शब्द के लिए जो प्रतिशब्द बना हुआ है उसी शब्द का ही वे बार बार प्रयोग करेगा। भले ही उसकी पुनरावृत्ति होती रहे, भले ही वे शब्द कितनी बार ही क्यों ना प्रयोग करना पड़े, पर वे उस शब्द का समानार्थी शब्द, उसका पर्याय प्रयोग में नहीं लाएगा। तो जिससे विधि साहित्य में एक रूपता बनी रहती है, कोई संदेह की स्थिति नहीं रहती है। जबकि सृजनात्मक साहित्य का सौंदर्य ही उसकी अनेक रूपता में होता है, विभिन्न शब्दों का प्रयोग करना। तो जो साहित्यकार जितने अधिक शब्दों का वैविध्य दिखाता है वे साहित्यकार उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। परंतु विधि साहित्य में यही उसका दोष बन जाता है। उद्देश्य का भी अंतर है। विधि साहित्य का उद्देश्य भिन्न है, सृजनात्मक साहित्य का उद्देश्य भिन्न है। सृजनात्मक साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन है, उपदेश देना भी होता है। जबकि विधि साहित्य का उद्देश्य ना तो उपदेश देना होता है और ना ही मनोरंजन करना होता है, ना ही कोई संदेश प्रेषित करना होता है। विधि साहित्य का उद्देश्य समाज को एक दिशा निर्देश देना, नियम बनाना, अध्यादेश आदि बनाना होता है।
औचित्य और अनौचित्य का ज्ञान देना होता है। तो दोनों के उद्देश्य का अंतर है। निर्वचन में निश्चिंतता और पारदर्शिता का अंतर होता है। जो सृजनात्मक साहित्य है वे कल्पना पर आधारित हो सकता है। कवि की कल्पना, वो कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जितना सृजनात्मक साहित्य कल्पना से जुड़ा हुआ होता है, जितना कवि अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा सकता है, उतना ही वे काव्य उत्कृष्ट माना जाता है। वहाँ पर उसकी मौलिकता पर देखा जाता है, पारदर्शिता को नहीं देखा जाता। पर विधि साहित्य में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। वहाँ एक एक शब्द, एक एक वाक्य इतना सुगठित होता है कि उसका पर्याय ना रखा जा सके, उस शब्द को बदला ना जा सके, उसके अर्थ का कोई और अर्थ उससे ना निकले, एक निश्चित अर्थ निकले। तो निश्चितता होनी उसमें अनिवार्यता है, पारदर्शिता होनी अनिवार्य है। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि विधि की जो भाषा है उसमें क्या वैशिष्ट्य है, उसमें ऐसी कौन सी विशिष्टता होती है जिसके कारण वे सृजनात्मक साहित्य से भिन्न हो जाती है, परंतु समाज के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो विधि निर्माता है, जो विधि का प्रारूप तैयार कर रहा है, जो प्रारूपकार है, वो किस बात को ध्यान में रखता है, वे किस भाषा का प्रयोग करता है जिससे उसकी भाषा एक विशिष्ट रूप धारण कर लेती है। तो विधि की भाषा के वैशिष्ट्य को देखें तो सबसे पहले आता है शब्दों और पदों का महत्व। शब्द और पद, पहले तो हम इसके अंतर को समझें। वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, पर वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब वो व्याकरणिक उसमें विधान लगता है और वाक्यों में उसका प्रयोग किया जाता है, तब वे पद कहलाता है। और जो विधि की भाषा है उसमें शब्दों और पदों को विशेष ध्यान रखते हुए उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो अति व्याप्ति और अल्प व्याप्ति के दोष से मुक्त हो। अति व्याप्ति कि ऐसा शब्द जो केवल वहाँ ही प्रयोग नहीं हो रहा, उसके अनेक अर्थ निकल रहे हैं और विभिन्न संदर्भों में भी उस शब्द का प्रयोग होता है, तो वे अतिव्याप्ति कहलाएगा। और अल्प व्याप्ति, जो वहाँ जहाँ आवश्यकता है, जिस अर्थ के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वे शब्द वहाँ उस अर्थ को द्योतित ही नहीं कर पा रहा, तो वो अल्प व्याप्ति दोष बन जाता है। तो विधि निर्माता जो प्रारूपकार है, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो अति व्याप्ति और अल्प व्याप्ति के दोष से मुक्त हो। विधि में विशेष रूप से अधिनियमों, नियमों आदि में शब्दों और पदों की परिभाषा देकर उनका अर्थ सीमित अथवा विस्तारित कर दिया जाता है। शब्द जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो समाज में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द भी हैं और विशिष्ट शब्द भी हैं। अब ऐसे शब्द, उनको जब परिभाषा में प्रयोग किया जा रहा है तो प्रारूपकार के ऊपर निर्भर करता है कि वे उसको एक सीमित अर्थ तक प्रयोग करें या उसका विस्तार कर दें। जैसे व्यक्ति शब्द हम लेते हैं, व्यक्ति शब्द इंडिविजुअल के लिए आता है, ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, पर संविधान में व्यक्ति शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ उसको वो परिभाषित कर देता है कि यहाँ व्यक्ति शब्द एक व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर कंपनी के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी न्यास के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है, उसके लिए भी उसका प्रयोग हो रहा है। तो वहाँ व्यक्ति शब्द इंडिविजुअल के लिए ना होकर संविधान में व्यक्ति आया तो प्रारूपकार ने उसकी परिभाषा दे दी कि व्यक्ति शब्द संस्था के लिए, न्यास के लिए, कंपनी के लिए भी प्रयुक्त है। तो यहाँ उस शब्द को विस्तारित कर दिया गया, उसकी परिभाषा दे करके। तो इसलिए जब भी कोई अधिनियम, नियम बनाया जाए
और उसमें शब्दों का और पदों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों का, और उन शब्द को अगर वे शब्द और किसी अर्थ में भी आ रहा है तो परंतु वहाँ उसको एक परिभाषा में सीमित कर दिया जाता है कि उसका अर्थ कोई अन्य ना ग्रहण किया जाए। इसी तरह से अर्थ की एकात्मकता, ये विधि की भाषा का एक मुख्य वैशिष्ट्य है कि उसका एक ही अर्थ निकले, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए कि वो दूसरा कोई अर्थ ना ग्रहण कर सके। जब न्यायालय में कोई केस जाता है और उस समय जो पूर्व पक्षी है वो अपने अनुसार जो उसको सूट करता है उसके अनुसार उस शब्द का अर्थ ले ले, उसका भाव निकाल ले, और प्रतिपक्षी उस शब्द का अपनी रुचि के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार उसका दूसरा अर्थ निकाल ले। तो ऐसे कोई दूसरा अर्थ ही ना निकले, वे शब्द एक विशेष अर्थ को ही द्योतित करने वाला हो, तो उस अर्थ में एकात्मकता, एक रूपता हो, तो अर्थ और भाव की असंदिग्धता, उसमें कोई संदेह ना रहे, ना भाव के संदर्भ में और ना अर्थ के संदर्भ में, वो किसी भी प्रकार के संदेह की गुंजाइश ना हो, और एकार्थता के लक्ष्य को केंद्र में रखकर विचार पूर्वक वाक्य रचना की जाती है। ये प्रारूप का निर्माण करने के लिए सजग होना आवश्यक है, चाहे वे मूल प्रारूप तैयार कर रहे हैं या उसका अनुवाद किया जा रहा है, क्योंकि आपकी परीक्षा में अनुवाद से संदर्भ में आएगा। तो अनुवादक जब अनुवाद कर रहा है मूल को देखते हुए, मान लिया मूल अधिनियम अंग्रेजी में बना हुआ है और अनुवादक उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा है, तो वे बड़े विचार पूर्वक वाक्य रचना करें और उस शब्दों का प्रयोग करें जिसका एक ही अर्थ निकलता हो, और विधि के विशेष संदर्भ में अर्थ मर्यादा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। शब्द की जो अर्थ है उसकी मर्यादा का ध्यान रखा जाए। एक उदाहरण से हम इस बात को समझाते हैं। जैसे क्षति शब्द है, क्षति हानि के लिए प्रयोग किया जाता है। आम भाषा में हम क्षति शब्द का प्रयोग कर देते हैं, एक प्रचलित शब्द है हानि के लिए, पर जब क्षति शब्द को विधि में प्रयोग किया गया, दंड संहिता में प्रयोग किया गया, तो वहाँ उसको परिभाषित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी भी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई है। केवल शारीरिक क्षति की बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक क्षति की बात नहीं कर रहे, वहाँ ख्याति, उसकी कीर्ति को, उसके मान भंग हुआ है, तो मान भंग होने, ख्याति को क्षति हुई है, तो वे भी दंड संहिता में आएगा। या संपत्ति का नुकसान हुआ तो संपत्ति की भी अवैध रूप से जब उसका कारित हुई हो तो वो क्षति मानी जाएगी। तो चाहे वो शारीरिक क्षति हो, मानसिक हो, या यश सम्मान से संबंधित हो, या संपत्ति की, तो इन सबको उसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसलिए पूरे क्षति शब्द को परिभाषित कर दिया गया। वाक्य इस तरह से सुगठित किया गया है कि जब दंड का प्रावधान कोई न्यायाधीश कर रहा है तो वे इस क्षति शब्द को देखेगा तो वे उससे समझेगा कि जो अपराधी है उसने किस प्रकार की क्षति की है, शारीरिक क्षति की है, मानसिक आघात पहुंचाया है, या मानहानि है, या वो संपत्ति का नाम की क्षति है, तो उसके अकॉर्डिंगली वे दंड संहिता को, दंड को का प्रावधान करेगा। तो इसलिए विधि के विशेष संदर्भ में अर्थ की मर्यादा को ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से विधि की भाषा का एक और वैशिष्ट्य है न्यायालय द्वारा अर्थ ग्रहण। देखिए, एक तो है कि जो प्रारूपकार है, जो विधि के नियम उपनियम की का प्रारूप तैयार कर रहा है, उसका ड्राफ्ट बना रहा है, ड्राफ्टिंग कर रहा है, और वह उस समय बड़े विचार पूर्वक एक सुगठित भाषा को
ध्यान में रखते हुए वाक्य की संरचना करता है और उसका पूरा ध्यान अर्थ पर केंद्रित रहता है और उसके कोई दूसरा अर्थ ना निकले, कोई भिन्न अर्थ ना हो, या जब न्यायालय में वे प्रस्तुत हो और प्रतिपक्षी उसका कोई भिन्न अर्थ ग्रहण करके उसका अनुचित प्रयोग ना कर ले, तो वे अर्थ ग्रहण को विशेष ध्यान देता है। भले ही उससे भाषा जटिल हो जाए, दुरूह हो जाए, वाक्य में अटपटापन आ जाए, परंतु अर्थ की एकात्मकता पर वे विशेष ध्यान देता है। परंतु जब वे प्रारूप तैयार कर लेता है और वह प्रारूप न्यायालय में पहुंचता है, तो न्यायालय द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वे अपना एक वैशिष्ट्य रखता है। अधिकारों की सीमाओं या बंधनों का निर्धारण न्यायालय करता है। जो प्रारूपकार ने प्रारूप बनाया उसमें जो शब्द के अधिकार दिए, तो उन अधिकारों की सीमाओं का, कि मनुष्य को, उस व्यक्ति को कितने अधिकार दिए जाएंगे, कितने उस पर बंधन रखे जाएंगे, कैसे उस पर मर्यादा रहेगी, इसका निर्धारण न्यायालय करता है। न्यायालय विधि की भाषा से ही अर्थ ग्रहण करता है। ज्ञान विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए मित्रों, हम अंतर बता रहे हैं कि जो ज्ञान विज्ञान की भाषा है और जो विधि की भाषा है। ज्ञान विज्ञान जैसे भौतिकी का कोई विषय है या समाज विज्ञान का कोई विषय है या मानविकी का विषय है, उसकी जो भाषा है उसका गठन भिन्न प्रकार से होगा। वहाँ शब्द प्रयोग भिन्न होगा, वहाँ उतने विचार नहीं किया जाएगा जितना विधि की भाषा में अर्थ ग्रहण के समय ध्यान दिया जाता है, क्योंकि न्यायालय उस विधि की भाषा को देख कर ही उस शब्द का अर्थ ग्रहण करता है और उसके अनुरूप ही वे न्याय करता है। तो न्यायालय में अर्थ ग्रहण करने के लिए विधि की भाषा एक विशिष्ट अर्थ लिए हुए होती है और विधि की रचना करते हुए प्रारूपकार की सतर्कता आवश्यक होती है। उसका सतर्क सजग होना बड़ा आवश्यक है। ये नहीं कि कभी एक शब्द का प्रयोग कर लिया, कभी उसके पर्याय दूसरे शब्द का प्रयोग कर लिया, कभी कोई और शब्द का प्रयोग कर लिया, या उसके अर्थ अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो जिससे न्यायालय में कठिनाई हो सकती है, समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए जो प्रारूपकार है, जो विधि का निर्माण कर रहा है, उसमें सतर्कता और सजगता होना अनिवार्य है। एक और जो विधि की भाषा का वैशिष्ट्य है, वे है अर्थ संक्षिप्तता एवं निश्चितता, कि जो शब्द प्रयोग किए जाए उसका अर्थ संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थ में अधिक विस्तार ना हो, वे एक निश्चित अर्थ लिए हुए हो। विधि में विशेष रूप से अधिनियम, नियम, उपविधि आदि विधानों में शब्द का विशेष अर्थ के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस बात को एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे दो शब्द हैं, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। सामान्य भाषा में जब बोलचाल में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम इनको एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, पर वास्तव में ये पर्याय समानार्थी नहीं है। विधि में इन शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है, भिन्न भिन्न प्रयोग है। भारतीय संविदा अधिनियम जो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दे रहा है, उसने परिभाषा में उसको एक संक्षिप्तता और निश्चितता प्रदान करती है कि कब वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कब वो एग्रीमेंट कहलाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा देते हुए कहा, केवल ऐसे ही करार, अब करार शब्द एग्रीमेंट के लिए आया है और संविदा शब्द कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया है। जब विधि का कोई अनुवादक है, वे अनुवाद कर रहा है, तो उसे ध्यान रखना होगा कि करार है का प्रयोग करना है या संविदा का प्रयोग करना है।
कहाँ करार शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ संविदा शब्द का प्रयोग करना है। तो केवल ऐसे ही करार, एग्रीमेंट, जो विधि द्वारा अर्थात न्यायालय या न्यायाधिकरण के माध्यम से प्रवृत्त किए जा सकते हैं, संविदा, कॉन्ट्रैक्ट कहे जाएंगे। तो हर प्रकार का एग्रीमेंट जो है वो संविदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। तो विशेष प्रकार का हम आम बोलचाल में एग्रीमेंट कह देते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, वो आम व्यक्ति उसको नहीं कर सकता। सामान्य दो व्यक्ति एग्रीमेंट कर सकते हैं, किसी मकान का है उसके किराए को लेकर के एग्रीमेंट किया जा सकता है कि 11 महीने का एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो वो दो व्यक्ति मिल कर के कर सकते हैं। परंतु जो कॉन्ट्रैक्ट है वो न्यायालय द्वारा ही प्रवृत्त किया जा सकता है। करार, एग्रीमेंट व्यक्ति विशेष द्वारा समाज में कोई भी कर सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट न्यायाधिकरण के माध्यम से ही प्रवृत्त किया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो अनुवाद करते हुए या प्रारूप बनाते हुए जो प्रारूपकार है उसको इन शब्दों की जो अर्थ वैभिन्न है उसको ध्यान में रखना होता है। वो अगर इस विषय में सतर्क नहीं है तो वे ऐसी त्रुटि कर देगा, परंतु विधि की संगठन में, विधि की संरचना में त्रुटि जो है वो क्षमा के योग्य नहीं है, क्योंकि उससे बहुत बड़े दोष, बहुत बड़ा अपराध बन सकता है। ऐसे ही विधि की भाषा का एक अन्य वैशिष्ट्य है सामान्य शब्द की परिभाष्यता एवं विशिष्ट अर्थाभिव्यक्ति। विधि के क्षेत्र में सामान्य शब्दों की परिभाषा देकर उनसे विशिष्ट अर्थ का द्योतन कराया जाता है। जैसे अभी मित्रों हमने व्यक्ति की बात की थी। सामान्य शब्द व्यक्ति है, हम इंडिविजुअल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए लेते हैं, परंतु विधि में जब उसका प्रयोग किया गया तो उसको परिभाषित करते हुए वहाँ कहा गया कि व्यक्ति से अभिप्राय यहाँ इंडिविजुअल ही ना होकर के कंपनी, न्यास, संस्था सबके लिए है। तो इस तरह से सामान्य शब्द को एक परिभाष्यता, उसको परिभाषा दे करके एक विशिष्ट अर्थ के लिए उसको उसके अद्योतित कर दिया जाता है। जैसे चोरी शब्द है, एक सामान्य शब्द है, और लूट शब्द है, और डकैती शब्द है। ये तीन शब्द हैं, चोरी शब्द है, लूट शब्द है, डकैती शब्द है। आम बोलचाल में, समाज में हम इन शब्दों का, सामान्य शब्दों को हम प्रयोग कर लेते हैं, पर विधि में इन शब्दों के विशिष्ट अर्थ हैं। विधि में चोरी किसे कहा जाएगा, लूट किसे कहा जाएगा, डकैती किसे कहा जाएगा, ये इनको परिभाषित करके इनकी विशिष्ट अर्थाभिव्यक्ति बना दी गई है। जैसे चोरी के लिए कहा गया, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वे संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वे चोरी करता है। बेईमानी का उसके मन में भाव है, उसने उस व्यक्ति की सम्मति, उसकी आज्ञा के बिना, उसकी इजाज़त के बिना उससे संपत्ति उसकी बेईमानी से हड़प ली, तो वो चोरी कहलाएगी। और लूट क्या है, यदि चोरी करते समय कोई व्यक्ति हत्या कर देता है या हत्या का भय दिखाता है तो वे चोरी लूट है। देखिए, चोरी और लूट में अंतर हो गया। चोरी में हत्या नहीं है, हत्या का भय नहीं है, परंतु लूट में हत्या का, अगर वे किसी की हत्या कर देता है या उसका भय दिखा देता है तो वे चोरी लूट कहलाएगी। अब ये भय भी कैसा, भय कई प्रकार के हो सकता है, केवल हत्या ही नहीं, तो वो लूट है। और डकैती के लिए क्या कहा, यदि 5 या अधिक व्यक्ति लूट करते हैं तो ये अपराध डकैती है, जो लूट से भी अधिक गंभीर है। तो यहाँ संविधान में विधि निर्माता ने चोरी, लूट और डकैती तीनों सामान्य शब्दों को विशिष्ट अर्थ में परिभाषित कर दिया। और जब न्यायालय में जब कोई इस तरह का प्रावधान आता है तो वे विधि को देखते हैं
कि उस व्यक्ति का अपराध चोरी में आएगा, उसका अपराध लूट में माना जाएगा या डकैती में माना जाएगा। अगर बैंक में 4 व्यक्ति आए हैं बैंक को लूटने के लिए तो वे लूट मानी जाएगी, और अगर 4 से ज़्यादा हो गए, 5 या 5 से अधिक हो गए, तो वहाँ कहा जाएगा कि बैंक में डाका पड़ा है, फिर उसे बैंक में लूटने। हम बोलचाल में हम कह देते हैं बैंक लूट लिया गया या उस संस्था को लूट लिया गया, परंतु संविधान में, विधि में ये निश्चित कर दिया गया है कि 5 या अधिक व्यक्ति हैं तो वे लूट नहीं है, वे डाका है। और 5 से कम है, 4 व्यक्ति हो गए, 3 व्यक्ति आए और उन्होंने किसी संस्था को लूट लिया या बैंक को लूट लिया, तो वहाँ लूट शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ डाका नहीं होगा। और उसके अनुरूप ही न्यायाधीश दंड संहिता को फॉलो करता है, वे उसके अनुरूप उस पर दंड लगाता है। इसी तरह से हर शब्द में एक सूक्ष्म अर्थ भेद होता है, जो देखने में तो एक रूप लगते हैं, एक ही अर्थ लगते हैं, पर उनमें बड़ा सूक्ष्म अर्थ भेद होता है। और प्रारूपकार उस जो अर्थ भेदकता है उसको गहराई से जब तक समझ नहीं लेता तब तक वे उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। तो विधि में सूक्ष्म अर्थ भेदकता अनिवार्य होती है। तो विधि की एक भाषा की एक विशेषता ये है कि कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं होता, हर शब्द वहाँ सार्थक होता, सटीक प्रयोग किया जाता है। विधि के क्षेत्र में जो पारिभाषिक शब्द या पद होते हैं उनके अर्थ निश्चित होते हैं, उनसे मिलते जुलते पदों में अर्थ भेद होता है। ये शब्द संस्पर्शी कहलाते हैं, समानार्थी नहीं कहलाते। देखिए, एक संस्पर्शी शब्द है और एक समानार्थी शब्द है, दोनों में सूक्ष्म अर्थ भेद है। जैसे स्थगन और रोक शब्द है, स्थगन शब्द और रोक शब्द, रोक स्टे लगा देना। जैसे एक न्यायालय में कोई मामला गया है और उससे किसी को हानि पहुंच रही है, तो न्यायालय उस व्यक्ति के हित को देखते हुए किसी कार्य के लिए स्टे लगा देता है, रोक लगा देता है। पर कोई मीटिंग हो रही है, एडजर्न, स्थगन जो है उसके लिए एडजर्न शब्द है। सत्र चल रहा है और उस सत्र को रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, उसको उसके लिए स्टे शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो कहाँ रोक शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ स्थगन शब्द का प्रयोग होगा? अनुवादक जब तक ये नहीं समझेगा, इस अर्थ भेदकता को नहीं समझेगा, तब तक वे सही अनुवाद नहीं कर सकता। तो इसलिए विधि का जो प्रारूपकार है उसे इन सूक्ष्म अर्थ भेदों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी वे सही प्रारूप बना सकता है। विधि की भाषा की एक अन्य विशेषता है सुगठित एवं परिसंहत भाषा। कि विधि की भाषा में बिखराव, शिथिलता नहीं होती। विधि की भाषा में अनावश्यक विस्तार नहीं होता। साहित्य जो सृजनात्मक साहित्य है उसमें कितना भी विस्तार दे दे, कोई कहानीकार है, कहानी लिख रहा है, वे कहानी को मूल विषय से हटते हुए प्रकृति पे ले जाता है या किसी स्थान विशेष का वर्णन करने लगता है। उपन्यास लिख रहा है, उसमें अनावश्यक विस्तार खूब होता है। पर तो जब विधि की भाषा होगी उसमें कहीं बिखराव, कहीं शैथिल्य, कहीं अनावश्यक विस्तार का विकल्प नहीं होता, उसकी गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, अब जब अनुवाद कर रहा है कोई अनुवादक विधि की भाषा का, अंग्रेजी में अधिनियम है या कोई विधेयक है, अब उसका अनुवाद कर रहा है, तो अंग्रेजी की अपनी भाषा संरचना होती है, उसकी अपनी शैली होती है, उसकी अपनी प्रकृति है। अंग्रेजी की अपनी प्रकृति है, हिंदी की अपनी प्रकृति है। अंग्रेजी में कर्मवाच्य होता है, लेकिन हिंदी में जब वे अनुवाद करे तो वे कर्तृवाच्य का प्रयोग करता है, तो उसके अनुरूप प्राधिकृत पाठ तैयार किया जाता है। इसी तरह से विधि की भाषा हिंदी में विशेष रूप से वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। प्रस्थापना करता है, किया जाता है, समर्थ है आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही विधि की भाषा जो हिंदी में विधि की भाषा है उसमें आदर सूचक अभिव्यक्तियों को स्थान नहीं होता।
सामान्य हमारी जो हिंदी में प्रकृति है, हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए आदर सूचक बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरे पिताजी जा रहे हैं, मेरे दादाजी आएंगे, हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। परंतु विधि में बहुवचन का प्रयोग नहीं होता, वहाँ एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा, वहाँ करेंगे नहीं प्रयोग होगा। तो इस तरह से आदर सूचक अभिव्यक्तियों को विधि में स्थान नहीं होता। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने विधि की भाषा की वैशिष्ट्य पर चर्चा की। धन्यवाद।